देखिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी के बारे में, और उससे रिलेटेड करंट अफेयर जो है उस पे भी चर्चा करेंगे क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा न्यूज आया था, तो न्यूज पे भी देख लेते हैं। परसों का ही न्यूज है, जीएसटी कलेक्शन हिट रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल, अप 12.6% YOY। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर कौन से महीना को देखा जाता है? मार्च टू अप्रैल को, मार्च से अप्रैल को ये फाइनेंशियल ईयर को देखा जाता है। तो अब देखिए मार्च से बाद जो अप्रैल आएगा वो पहला महीना होता है पैसा कलेक्ट करने का। तो पूरे के पूरे देश से जो पैसा कलेक्ट होता है वो पहला महीना कौन होता है? अप्रैल महीना। फाइनेंशियल ईयर में हमारा मार्च से अप्रैल आता है, तो पहला महीना कलेक्ट कौन होता है? अप्रैल महीना। अप्रैल महीना तो निकल चुका है। अब अप्रैल महीना निकल चुका है तो उसमें जो पैसा कलेक्शन हुआ है उसका डेटा कब आएगा? मई में। तो अभी मई आ गया, तो इसके कारण 1 से 2 मई को ये डेटा आ चुका था कि आपका पिछले महीना कितना पैसा कलेक्ट हुआ। तो कहा जा रहा है कि 12.6% अधिक हुआ है, और ये एक रिकॉर्ड हुआ है कि अप्रैल में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ पर पहुंचा, जो पिछले साल की समान अवधि से 12.6% अधिक है। पिछले साल का मतलब पिछले साल अगर 2024 में अप्रैल में जितना पैसा कलेक्ट हुआ था उससे कितना पैसा ज्यादा कलेक्ट हुआ है? अभी 12.6% ज्यादा कलेक्ट हुआ है। तो यानी कहने का मतलब इस साल लोग ज्यादा अपना टैक्स पे कर रहे हैं, पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है टैक्स पे करने का, कि हमारे लोग काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं, काम में ज्यादा लोग जाने लगे तो टैक्स भी ज्यादा हुआ है, कलेक्शन हुआ है। ये न्यूज में था, ये न्यूज के अकॉर्डिंग हमारा ये जो बात है वो बता दिया कि 2024 अप्रैल की बात कर ले 2.10 था, अभी 2.37 लाख रुपया हमारा ज्यादा कलेक्ट हुआ है उसकी तुलना में। तो ये बस एक न्यूज था। उसी न्यूज से रिलेटेड अगर ये पूछा जाए कि इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो चलिए अब जानते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ वैल्यूएबल एडेड टैक्स है। ये एक कैसा वैट की तरह है। कैसा है? एक किसकी तरह? ये आप कहें कि वैट क्या होता है, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि वैट होता क्या है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। चलिए वो भी बताएंगे। दूसरी बात में हमारा इज अ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर अ डोमेस्टिक कंजप्शंस द जीएसटी पेड बाय अ कंज्यूमर्स बट इज रिमेटेड द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसको समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि हम टैक्स कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के टैक्स होते हैं? 5 तरह का। बताइए 5 तरह का कौन कौन? टैक्स का सिस्टम कितने तरह का है? हाँ बिल्कुल, एक डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। तो अब पहले जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। टैक्स जो होता है वो 2 तरीका का होता है। दो तरीका का होता है। एक आपका होगा डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और एक होगा इनडायरेक्ट। तो एक प्रत्यक्ष कर, एक इन प्रत्यक्ष कर। ठीक है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में और क्या थोड़ा सा फर्क है। तो यहां पे डायरेक्ट टैक्स किसको बोला जाता है? सिंपल सा देखिए, डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं कि जिस पर लगाया जाता है उसी से भुगतान भी किया जाता है। मतलब आप पर अगर लगा है तो आपसे ही वसूला जाएगा। जिस पे करापात होता है उसी से कराधान किया जाता है। करापात मतलब जिस पे कर का अपात, यानी कर जिस पे लगता है, टैक्स जिस पर लगता है उसी से भुगतान किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने एक
आपने एक मान लीजिए कि जमीन खरीदा। आप जमीन जब खरीद रहे हैं तो आप अपने लिए खरीद रहे हैं। जब जमीन खरीदे आपने तो वो पैसा सिर्फ आप पे करेंगे तो आप पे टैक्स लगेगा। तो भरेगा क्या सब लोग कि हम भरे? आप भरिएगा, आप भरिएगा। वही बात है जैसे कि आपने कोई गिफ्ट गिफ्ट के लिए लिया तो गिफ्ट आप गवर्नमेंट आपको गिफ्ट मिल चुका है, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई गिफ्ट मिला, उस पर जो टैक्स लगा तो सिर्फ आप पे लगा, तो सिर्फ आप ही भर सकते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स, आप अगर पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब करने जा रहे हैं तो आप पे टैक्स लगा है, तो आप पे टैक्स लगा तो आप कौन भरेगा? आप ही भरेंगे। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पर, यहां पे लिख देता हूं, जिस पर टैक्स लगता है वही भुगतान भी करता है, भुगतान भी करता है। यानी करापात वाला और कराधान दोनों एक ही है। करापात और कराधान, कराधान का मतलब जो कर को अधीन में रख के करेगा। करापात और कराधान एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति। यानी मतलब करापात का मतलब जिस पर टैक्स लगा है और जो भरने वाला है। करापात का मतलब जिस पर टैक्स लगा है, और कराधान मतलब जो भरने वाला है, जिस पर लगा है और जो भरने वाला है, दोनों एक ही होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पे लगा है वो नहीं भरेगा, कोई और आदमी भरेगा। क्योंकि ऐसा टैक्स तो हम नहीं सुने हैं। चलिए बताते हैं। मान लीजिए कि आपने कुरकुरे का पैकेट खरीदा खाने के लिए। कुरकुरे बनाया किसने? कंपनी ने। तो सरकार उस कंपनी पे टैक्स ला दे कि आप जो चीज बना रहे हो उस पर हम टैक्स लेते हैं। तो ठीक है, आपको उन पर टैक्स लग गया कि चलो 18% टैक्स है। मान लीजिए कि 100 रुपए का कुरकुरे का पैकेट है, वो भी बड़ा वाला, तो 118 रुपया उसका दाम जोड़ देगा वो कंपनी वाला। 100 रुपया का है तो 18 रुपया, अगर मान लीजिए कि वो हमसे 100 रुपया लेता, वो हमसे सिर्फ कंपनी 100 रुपया लेता, तो बचा कितना? 18 रुपया किसको उसमें से निकाल के वो किसको? गवर्नमेंट को उसको देना पड़ता। तो इसलिए वो क्या कहता, अरे बाबा हम ऐसा क्यों करेंगे, 100 रुपया जो है वो ठीक है, 18 रुपया जो टैक्स है आप ही से उसे लेते, तो उस पैकेट का दाम 118 रुपया होगा। और वो पैसा उस पे लगा है टैक्स, और लेकिन भर कौन रहा है? जो खरीदने वाला है। हम खरीदेंगे तो हमको भरना पड़ेगा, तो टैक्स उस पे लगा और भर हम रहे हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? इसके जिस पर टैक्स लगता है वही भुगतान भी करता है, लेकिन जिस पर टैक्स लगता है वो नहीं भरता। जिस पर टैक्स लगता है वह नहीं भरता, वह टैक्स अंतिम व्यक्ति भरेगा। अंतिम व्यक्ति मतलब जो चीज का भुगतान आप कर रहे हैं, चिप्स का, या अगर कोई भी लैपटॉप खरीदे, मोबाइल खरीदे, कुछ भी आप अंतिम व्यक्ति हैं उसको लेने वाले, तो वही भरेगा। तो जिस पर टैक्स लगता है वह नहीं भरता, वह टैक्स अंतिम व्यक्ति द्वारा भरा जाता है। तो अंतिम व्यक्ति उसको टैक्स भरेगा। तो इसमें करापात करने वाला कोई है और कराधान करने वाला कोई है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों एक के बराबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है करापात कराधान वाले में, तो इसमें करापात और कराधान करने वाले दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन आपका एक कि चलिए सर हमको एग्जाम्पल तो बताइए कि कौन डायरेक्ट टैक्स है और कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। आप लोग बताइए डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। कैपिटल गेन टैक्स, चलिए हम एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज में देता हूं। डायरेक्ट टैक्स में हमारा कौन कौन एग्जाम्पल है?
डायरेक्ट टैक्स में 4 इंपॉर्टेंट टैक्स है। एक का नाम है जिसको बोलते हैं हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, यानी जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह गिफ्ट टैक्स। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद आपको दिया जाएगा एक टैक्स जिसका नाम है हमारा इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां जो आप कमा रहे हैं पैसा, मान लीजिए कि एक कोचिंग एक कॉर्पोरेट कंपनी है, यहां हम पैसा कमा रहे हैं तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा, हम पे लगा है तो हम ही भरेंगे। मान लीजिए हम इनकम कमा रहे हैं, कोई चीज सरकार के द्वारा इनकम हमको मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम जो कमा रहे हैं हम पे जो टैक्स लगेगा तो हम ही भरेंगे। क्या बोले? हाँ हाँ, तो बिजनेस के, हाँ उसी के लिए बात कर रहे हैं, जो बिजनेस रिलेटेड होगा उसको उस पर टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट से रिलेटेड होगा कॉर्पोरेट टैक्स, सैलरी पे लगा तो इनकम टैक्स। गिफ्ट टैक्स पहली बार सुने हैं? अच्छा, जैसे कि आप टैक्स लगाया गया आप पर लॉटरी, लॉटरी समझते हैं? लॉटरी नहीं जानते हैं? जैसे 1 करोड़ का लॉटरी मिला तो उसको 70 लाख रुपया मिलेगा, 30 लाख रुपया सरकार ले लेगी। हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज के गिफ्ट पे अगर आपको गिफ्ट सरकार के द्वारा मिलता है या कोई चीज मिलता है, जैसे कि आपको मान लीजिए सरकार ने आपको दिया कि आप यहां पे सेना में गए थे, आपने कोई काम किया और उसके लिए आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। आप गिफ्ट ले रहे हैं, मान लीजिए गिफ्ट का कीमत 1 लाख रुपया है, तो आपको कुछ पैसा काट करके सरकार को देना होगा और आपको अपना रखना पड़ेगा। उस टैक्स को कहते हैं गिफ्ट टैक्स। हाँ, नहीं, पर्सनल गिफ्ट का तो आप खरीद रहे हैं ना, आप अपने उन पार्टनर को दे रहे हैं गिफ्ट, ठीक है, तो वो तो आप जो सामान खरीदे वो तो इनडायरेक्ट टैक्स वाला हो गया। कार गिफ्ट, कार गिफ्ट कर उस, देखिए गिफ्ट कर रहे हैं उस पे नहीं भाई, वो तो आपका पर्सनल चीज, आप कार खरीदे ना तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया। लेकिन आप खरीद के किसी और को दे रहे हैं वो गिफ्ट नहीं। ये गिफ्ट का मतलब है सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आपको जो गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट के अनुसार से आपको जितना भी रकम मिलेगा उसका पैसा काट के मिलेगा। अल्टरनेट नेम नहीं, नहीं ये गिफ्ट ही, हाँ गिफ्ट ही टैक्स है। तो उस तरह के टैक्स हमारे होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी आप खरीदने गए, जमीन खरीदने गए, उससे रिलेटेड आपका टैक्स है। आप मान लीजिए कि घर खरीदने गए, उससे कोई टैक्स है तो प्रॉपर्टी टैक्स है वो। ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। हाँ, ड्रीम 11 पे इनडायरेक्ट टैक्स है वो, नहीं वो लॉटरी वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको कैसे? वो कंपनी से जुड़ा हुआ आपका टैक्स, वो कंपनी पे लगता है, और कंपनी लेकर के आपको, जैसे कि आप जो उसमें पैसा लगाते हैं, आप पैसा लगाते हैं ना कोई चीज, आप मान लीजिए कि आपको ऐसी थोड़ी लॉटरी देगा, आपने कुछ पैसा लगाया होगा, आप पैसा लगाया तो सब आदमी पैसा लगाते हैं, तो सब आदमी का पैसा वो काट करके वही वाला रखता है, उसी का बांट के आपको दे देता है। जैसे कि मान लो 100 रुपए आपने लगाया, उस पर 18% टैक्स है, ऐसे नहीं 28% है। 100 रुपया तो 28% किसको जाएगा? गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले ही वो क्या करता है कि आपका जो भी पैसा आप लगाएंगे तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूडेड जीएसटी, यानी आप पैसा लगा रहे हैं तो 100 रुपए की जगह 128 रुपए आपको देना होगा, 128 रुपया वो जाएगा। अब वो आपसे पैसा ले लिया और वही पैसा जो पूरा कलेक्ट हुआ उसका हुआ, तो आपको 1 करोड़ का एक लॉटरी रखा, उसका 30% वो काट करके गवर्नमेंट को देता है, बाकी आपको 70 लाख रुपया गया। हाँ तो हाँ, ये सब जो हुआ उसमें कटेगा वो। आईपीएल हो गया, हाँ वो सब गिफ्ट हुआ, वो लॉटरी वाला अलग हुआ, वो कंपनी से जुड़ा हुआ है। और गिफ्ट का मतलब है कि आपको कोई कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, आपने कोई चीज करके कमाया है, मेहनत करके कमाया है, या इसके करके कमाया, वो दोनों अलग चीज है। वो लॉटरी वाला आपने गेम खेला, लॉटरी का तो कोई कंपनी से जुड़ा हुआ है ना, तो वो कैसा कैसा टैक्स हुआ? हाँ इनडायरेक्ट टैक्स। 1 मिनट।
अब ठीक है? हाँ, एक मिनट। और बताइए कौन सा? जैसे सीमा शुल्क हो गया, सीमा शुल्क समझते हैं ना? कस्टम वाले से कस्टम ड्यूटीज हो गया, वो सब जो शुल्क हो गया वो सब आपको क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए इनडायरेक्ट टैक्स ही आगे जाकर क्या बना, यही टैक्स आगे जाके क्या बना है, जीएसटी। यही आगे बना है, आगे जाकर के जीएसटी बना है। ये जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पर जितना मन है उसके अनुसार से वो फिक्स है, उसका वो लगेगा। लेकिन जीएसटी लगता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स पे लगता है। ऐसा क्यों कहा गया कि इनडायरेक्ट टैक्स पे ही जीएसटी लगेगा, क्या कारण था? देखिए, ये जो टैक्स सिस्टम पहले 2000, ये कब आया था, 2016 में आया था। 2014 में इसका बिल लाया गया था, 2016 में पास हुआ था। उससे पहले हमारे भारत में जो टैक्स सिस्टम था, सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम था, जिसको कास्केड सिस्टम भी कहते हैं। अब कहेंगे सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम क्या था, चलिए उसको बारे में बताते हैं। हमारे भारत में सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम था, सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम। ये सिस्टम हमारे भारत में था, इसी को हम कहते हैं कास्केड सिस्टम भी कहते हैं, कास्केड सिस्टम। अब कहीं कास्केड सिस्टम क्या होता है, थोड़ा वो बता दीजिए। कास्केड सिस्टम का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। कास्केड का मीनिंग होता है एक के ऊपर एक, उसको बोलते हैं कास्केड। जैसे कि हमारा दक्कन प्लेटू कास्केड है, उस तरीका से और भी चीज हमारा कास्केड होता है। तो कास्केड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक जब चीज रखा जाता है उसको कास्केड बोलते हैं। तो ये सिस्टम जो था, सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम था, वो एक कास्केड सिस्टम था, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। तो चलिए इसको बताते कैसे लगता था, ये समझिएगा और साथ में लिखना है तो लिखते जाइएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी मिस किए तो आप इसको ऊपर से जाएगा। मान लीजिए कि आपने कोई एक सामान लिया, कच्चा माल है, आपने कोई एक रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल का कीमत 100 रुपया है। ओके, 100 रुपया उसका कीमत है, तो इस पे टैक्स लगता था। 100 रुपया पे आपने कोई चीज, इस पे टैक्स लगा, मान लीजिए कि टैक्स लगा 10%। अगर 10% टैक्स लगा है, 10% अगर टैक्स लगा है, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपया। तो आपको 10 रुपया टैक्स लगा है, तो बताओ टोटल कितना रुपया हो गया, 110 रुपया हुआ ना। चलिए 110 रुपया आपका होगा सामान, कच्चा माल का कीमत हो गया, ये कीमत है। अब चलिए मान लीजिए कि आपने इसमें 40 रुपया लगा करके, आपने 40 रुपया लगा करके कच्चा माल से आपने कोई वस्तु बना दिया, कोई वस्तु का निर्माण, मतलब कि आपका आटा था, आटा से आपने बढ़िया से गूंथ गाथ के आपने एक ब्रेड बना दिया। तो आपने कच्चा माल से क्या बना दिया, कोई वस्तु बनाया। तो वस्तु बनाने में भी तो पैसा खर्च होगा, तो उसमें वैल्यू तो ऐड करेंगे। तो उसको वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका मान लीजिए कि 40 रुपया आपने वैल्यू ऐड कर दिया। तो वस्तु के निर्माण में कितना खर्च लगा, वस्तु के निर्माण में मान लीजिए कि 40 रुपया लगा, तो टोटल हमारा कीमत कितना हो गया, 110 प्लस 40 कितना हुआ, 150। अब 150 रुपए की कीमत हुआ, इस पे अब कितना परसेंट लगेगा, टैक्स लगेगा। ये 150 रुपए है आपका, सॉरी ये कीमत नहीं है अभी, ये पूरा ऐड हुआ, टोटल हुआ, टोटल ऐड होकर कितना आया आपका
110 रुपए का कच्चा माल था, उसका कीमत हुआ 110 रुपया में आपने 40 रुपए जोड़ दिया। आपका क्या है, 40 रुपया क्या है, वस्तु का निर्माण में लगा है, तो इसमें टोटल हुआ 150 और 150 पे आपका टैक्स लगेगा। 150 का कितना परसेंट, 10%। तो 10% आपका टैक्स लगा, 10% टैक्स, तो कितना हुआ 15 रुपया। तो टोटल कितना आया हमारा, कीमत अब कितना हो जाएगा इसका 150 प्लस 15 कितना हुआ 165 रुपया। आपने जो चीज बनाया, मान लीजिए ब्रेड बना लिए, कच्चा माल था 110 रुपए कीमत था, लेकिन ब्रेड बनाने के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई 165 रुपया, टैक्स लगाकर कीमत। अब माने कि ब्रेड बना तो दिए, लेकिन आप उसको बढ़िया से पैक करके मार्केट में भेजे, दुकान में एकदम फैन उन एकदम एसी उसी लगा करके आप उसको बेच रहे हैं। तो बेचेंगे तो उस पर अपना लाभ भी जोड़ेंगे ना। तो लाभ आपने मान ली कि 35 रुपया जोड़ दिया, सब चीज लेकर के फैंसी उसी सब जोड़ करके आपका 35 रुपए जोड़ दिए। तो चलिए, अब ये तो आपका कीमत था जो सामान बनाने के बाद, ब्रेड सिर्फ बना, उसको पैक उक नहीं हुआ, पैक उक करके आप बढ़िया से मार्केट में डाल करके अब बेच रहे हैं, एसी उसी लगा करके बढ़िया से। तो मान लीजिए कि इसमें लाभ आपको, आप इसमें बनाने के लिए आप लाभ का कीमत रख रहे हैं, लाभ रख रहे हैं आप मान लीजिए 35 रुपया, ठीक है। 35 रुपया लाभ रख रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा 165 प्लस 35 कितना हुआ 200 रुपया। लेकिन 200 रुपया ये टोटल हुआ, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी 10% ऐड करके टैक्स। अब टैक्स इस पे भी देखिए, आपने कच्चा माल किया उसका टैक्स लगा, वस्तु का निर्माण किया उस पर टैक्स लगा, और आपने जो लाभ जोड़ा उसके बाद जो कीमत के बाद हमारा आएगा, इसके बाद हमारा टैक्स जुड़ेगा, तो टैक्स कितना 10%। तो हमारा क्या होगा, टोटल कितना होगा 200 का 10% कितना हुआ 20 यानी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत कितनी हो गई अब 220 रुपया। अब देखिए इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है। यहां ध्यान से देखिए, आपका कच्चा माल तो 100 रुपए का था, टैक्स कितना लगा 10 रुपया, तो आपका टैक्स था ना। अब इसका 110 रुपए कीमत हो गया, ये टोटल आपसे 40 रुपए आपने वस्तु का निर्माण में लगाया था, और 150 रुपया टोटल हो गया। अभी 150 पे टैक्स ले रहा है, 150 में से 10 रुपया किसका है, टैक्स का है। उस 10 रुपया पे भी टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, टैक्स के ऊपर क्या लगना पड़ रहा है टैक्स। तो ये 10 रुपया की यहां पे हो गया। और मान लीजिए कि सिर्फ 10 रुपया को छोड़कर 100 प्लस 140 जोड़ करके 140 रुपया था, सिर्फ 14 रुपया टैक्स लगना चाहिए था ना। यहां पे 15 रुपया टैक्स लग रहा है, यानी 1 रुपया आपका ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने 10 रुपया टैक्स पहले कोई दिया था, इसके कारण। आप यहां पे आ जाइए, आपने ये 15 रुपया टैक्स तो है इसमें जोड़कर, तब तो 165 हुआ। आपका 15 रुपया पे भी देखिए 165 मिला करके जो हमारा ये 165 था, इसमें 35 रुपया लाभ जोड़ करके आपका 200 रुपया हुआ। 200 रुपया में आपका 15 रुपया किसका है, टैक्स का है। इस पे भी आपको लग रहा है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, इसको बोलते हैं हमारा कास्केड सिस्टम। और यही हमारे भारत में था, तो बड़ा खतरनाक था, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो भारत ने कहा कि एक काम करते हैं, ये वाला सिस्टम को हटा करके हम वैट लेके आते हैं, जैसा वैट का सिस्टम वैसे ही लेके आते हैं। वैट था वैल्यू एडेड टैक्स, और उसी को बदल करके हम आजकल जीएसटी में कन्वर्ट किया गया। अब पढ़ते हैं कि वैट क्या होता है। ये सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम था, दूसरा टैक्स सिस्टम का नाम क्या है, वैट सिस्टम। वैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। वही अब क्या बन गया है, जीएसटी बना है। तो चलिए वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम के बारे में जानते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, जिनको जिनको। क्या बोले, पीडीएफ तो शेयर हो ही जाएगा, हम कहां बोले कि नहीं, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं भाई। हाँ बिल्कुल भेजेंगे, हम रख के क्या करेंगे बताइए, हम कैसे भेजेंगे। अच्छा, इसमें व्हाट्सएप ओपन करके ना, ओके।
हो गया? आगे बताऊं? चलिए देखिए अब टाइम कितना हो रहा है? इसमें घड़ी खराब है क्या? अच्छा वो हमसे टाइम इसमें गड़बड़ कैसे दिख रहा है? हम 1 दिख रहा था। हाँ अब देखिए, अब वीएटी के वैट के बारे में पढ़ते हैं। वीएटी जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, वही चीज है इसका। अभी सिस्टम में क्या था, ये कास्केड पे नहीं था, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं था। अब कैसे, तो चलिए वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कच्चा माल का कीमत कितना, 100 रुपया, 100 रुपया का। अब स्टार्टिंग में 100 रुपया, तो चलिए इस पर टैक्स आपने लगा दिया। 10% टैक्स की बात करते हैं, 10% आपने टैक्स लगाया। ओके, 10%, 10 रुपया, और टोटल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 110 रुपया। जहां जैसा वहां आपने देखा था, यहां पे भी 110 रुपया टोटल कीमत हो गया था। ओके, अब इस चीज से आपने क्या वस्तु का निर्माण किया, वस्तु के निर्माण में कितना रुपया लगाया था, 40 रुपया। चलिए यहां पे भी हम वस्तु का निर्माण लगाते हैं, तो वस्तु का निर्माण में हम 40 रुपया लगाते हैं, वस्तु का निर्माण। और वस्तु के निर्माण में हमारा 40 रुपया खर्च होता है, 40 रुपया खर्च होता है। आपने 110 रुपया था, 40 रुपया हुआ हुआ, तो ऐड करने के बाद वैल्यू कब कितना हो गया, कितना हो गया, 110 प्लस 40 कितना हुआ, 150। 150 रुपया था। इसमें क्या था कि 150 रुपया जो हुआ उसका 10% टैक्स लगता था। यहां भी टैक्स लगेगा, लेकिन वैसा जैसा लगा था वैसा नहीं। अब देखिए यहां कैसा लगेगा। आपने 150 रुपया जो था, इसमें क्या क्या चीज ऐड है आप खुद देखिए। 10 रुपया आपका, ये 10 रुपया है ना जुड़ा हुआ, 10 रुपया आपका क्या था, टैक्स का कितना परसेंट जुड़ा है, 10 रुपया। 150 रुपया टोटल कैसे आया, 10 रुपया टैक्स था, 100 रुपया क्या था, कच्चा माल। कच्चा माल जो था 100 रुपया, और 40 रुपया क्या चीज है, निर्माण करने में। वस्तु के निर्माण में आपका, वस्तु के निर्माण में आपका कितना रुपया है, 40 रुपया। 150 रुपया में 40 रुपया वस्तु के निर्माण में, 100 रुपया में कच्चा माल, तो 140 रुपया हुआ। और 10 रुपया किसका दिए थे, टैक्स का दिए थे। तो अब आपका टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स आपका इस पे नहीं लगेगा, इस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, इन दोनों पे टैक्स लगेगा। टैक्स कितना, 100 और 40 क्या हो, 140 रुपया पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। किस पे लगेगा, 140 रुपया पर टैक्स लगेगा। यानी सिर्फ आपको याद रखिएगा, जो निर्माण में जो वस्तु लगती है ना, इसका नाम क्या है, वैल्यू एडेड। जो आपने वैल्यू को ऐड किया, आपने कितना वैल्यू को ऐड किया, 40 रुपया। आपने जो सामान का निर्माण कर रहा, तो उसमें आपको कुछ वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, उसको आपने ऐड किया 40 रुपया, इस पे टैक्स लगेगा। 40 का 10% कितना होता है, 4 रुपया। 40 का 10% कितना होता है, 4 रुपया। तो इस पे सिर्फ आपको 4 रुपया जुड़ना चाहिए था। तो 110 प्लस 40 150, और प्लस 4 रुपया जुड़ेगा टैक्स का, तो कितना होना चाहिए, 154 होना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता कि ये वैल्यू, मान लीजिए कि आपने कच्चा माल का वैल्यू पता था, 10% सरकार ने टैक्स रख दिया, ये आदमी जो कितना रुपया जोड़ा आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक हमारा इकोनॉमिक्स में ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है। जो टैक्स पहले से कोई दे चुका है कच्चा माल पे टैक्स, उसको कहते थे इनपुट टैक्स। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाता था। ये जो टैक्स पहले से कोई पे किया है, इस टैक्स का नाम क्या होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं इसको। ओके, और यहां से देखिए, और इस पे जो टैक्स लगेगा, ये जो 140 रुपया पर टैक्स कितना, 140 का 10% कितना हुआ, का 10%। इस पे टैक्स कहा ना कि 140 रुपये पर टैक्स लगेगा, 140 का 10% कितना हुआ, 14 रुपया। तो ये जो 14 आया, इसको बोलते हैं आउटपुट
टैक्स लायबिलिटी इसको कहा जाता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसको बोलते हैं आउटपुट OTL के नाम से जानते हैं। तो अगर वैट निकालना है, अगर आपको वैट निकालना है, वैट, अगर आपको वैट निकालना है तो वैट निकालना है तो एक मिनट, वैट को कैपिटल से लिखता हूं। अगर आपको वैट निकालना है तो वैट का फॉर्मूला होता था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना था? 14 रुपया, और इनपुट टैक्स लायबिलिटी कितना था? 10 रुपया। ये बाद में टैक्स दिए तो इसकी कीमत कितना है? 14 रुपया। ये पहले टैक्स दिया गया, उसका कीमत कितना है? 10 रुपया। दोनों का माइनस किए तो कितना आया? यही आपको टैक्स पे करना है आगे। अभी यहां पे भी बताया था ना किस पे टैक्स लग रहा है, जो आपने नया चीज ऐड किया, वैल्यू नया ऐड किया, उस पे टैक्स लगेगा। आप खुद देखिए, जो कच्चा माल लिए थे उस पे आपका 10% टैक्स लगा था, 110 रुपया हुआ। आप 40 रुपया अपना ऐड किए हैं तो सिर्फ इस पे टैक्स लगेगा। इसका कितना परसेंट होता है? 10% का कितना रुपया होगा? 4 रुपए। 4 रुपया हमारा अपने से समझ गया ना कि 4 रुपया हुआ, लेकिन हमारा जब भी वैट होता तो ये फॉर्मूला लगता है, ये भी वैल्यू क्या आया? 4। ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, तो यहां पे 4 रुपया है। तो अब आपका जो हमारा टोटल कीमत कितना था? 100, 40, 110, यानी टोटल कितना था? 150। 150 पे कितना रुपया टैक्स लगेगा? 4 रुपया लगेगा। 150 प्लस 4, तो कीमत कितना हो जाएगी? कीमत होगी आपका 154 रुपया। यानी पहले आपका जो कच्चा माल था 100 रुपया का, आपने उसको ब्रेड बनाया, तो ब्रेड बनाने के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई? 154 रुपया। यहां पे कीमत क्या था? 100 रुपया था। आपने इसको ब्रेड बनाया, तो ब्रेड बनाया तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 165 रुपया। और यहां कितनी कीमत हो गई? 154 रुपया। 154 क्यों हुआ? इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा है, सिर्फ किस पे लगा है? जो आपने वैल्यू ऐड किया है। वैल्यू ऐड किए, कितना ऐड किए थे? 40। तो उसका कितना परसेंट होता है? 4। 10% कितना होगा? 4। तो ये 4 रुपया ऐड हुआ है ना। 110 प्लस 40 तो 150, और प्लस 4 कितना हुआ? 154। आपने इसमें 154 में क्या क्या चीज है बताइए? कच्चा माल 100 रुपया का, टैक्स आपका कितना? 14 रुपया। 14 रुपया टैक्स हुआ ना। 10 रुपया कौन सा? कच्चा वाला, और 10 वाला 4 रुपया आपने जितना वैल्यू ऐड किया। वैल्यू ऐड किया कितना? 40, और 14 रुपया आपका क्या चीज का है? टैक्स का है। तो इसी को हम बोलेंगे 154 रुपया। अच्छा, अब 154 रुपया आपका ब्रेड बन गया है, लेकिन अब आप क्या काम कर रहे हो? उसको बढ़िया से बना उना करके आप बेच रहे हो दुकान में, तो अपना लाभ तो जोड़ोगे। मान लीजिए कि लाभ मैंने इसमें हमने जोड़ दिया, लाभ मान लीजिए कि 36 रुपए लाभ जोड़ दिए। अगर मान लीजिए कि लाभ मैंने जोड़ दिया, लाभ जोड़ दिया 36 रुपया, तो आपका कितना था? 154 था, और प्लस इसमें 36 रुपया आपने जोड़ दिया, तो कितना हुआ? 190 रुपया। अच्छा, 190 रुपया में क्या क्या है फिर से बताइए? 190 में आपका क्या क्या है? 100 रुपया। आपका कच्चा माल कितना का है? कच्चा माल 100 रुपया। अच्छा, टैक्स कितना था? 14 रुपया। 10 रुपया उस टाइम और 4 रुपया उस टाइम। अच्छा, उसके बाद आपने जो ये किया, आपको वैल्यू एडेड करने पे कितना लगाए थे? वैल्यू ऐड करने पे आपको जो लगाया था सामान में खर्च, वस्तु निर्माण यहां लिख देता हूं। वस्तु निर्माण में कितना था? 40 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग में, वस्तु निर्माण में 40 रुपया। 40 रुपया। और अभी आप लाभ ले रहे हैं, तो लाभ पे कितना है? 36 रुपया। ठीक है, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? नहीं, इस 14 रुपया पे टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स किस पे लगेगा आपका? लाभ पे ना। है? हमने उस समय क्या किया था? यहां पे आपने जितना ऐड किया था, कितना? 40 रुपया ऐड किए थे। 40 का 10% कितना होता है? 4 रुपया। यहां कैलकुलेशन करके 4 आया था। यहां भी अगर आप लाभ कितना जोड़ रहे हैं? 36 रुपया, तो कैलकुलेशन करके कितना जुड़ेगा?
3.6। 36 का 10% कितना होता है? 40 का 10% 4 रुपया था, तो 4 रुपया ऐड कर दिए। अब हमारा 36 का 10% कितना होगा? 3.6। ये लाभ का 10% कितना होगा? 3.6। तो आपका टोटल कीमत है 190। अब इस पे टैक्स जुड़ेगा, टैक्स कितना जुड़ेगा? आपका 3.6 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा कीमत? 3.6 क्यों जोड़ा? कि आपने कितना रुपया इसमें किया था? प्रॉफिट कितना किया था? 36 रुपया। 36 का 10% कितना होगा? 3.6। तो आपका 90 से हमारा कितना? 193.6 रुपया। इतना में आप बेचेंगे उस सामान को। और यहां पे कितना में बिक रहा था? और वहां पे 193। फर्क है कि नहीं है? और ये होता है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स वाला। इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ, अब किसी को डाउट है पूछिए। हमको पता मैथ का थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन एक बार डाउट पूछ सकते हैं। पूछिए। कब है एग्जाम आप लोग का? मई में? जून में? जून में तो फॉर्म भराएगा ना। एई का? एई का फॉर्म कब भरा रहा है? एई वाले कोई है? बीपीएससी एई? अच्छा। और एसएससी जेई वो अक्टूबर में होगा। फॉर्म कब भराएगा? अगस्त में। अभी एक एसएससी जेई का एक हुआ था ना अभी एग्जाम, आरआरबी जेई। हाँ सॉरी, एसएससी जेई नहीं, आरआरबी जेई का आप लोग भरे थे क्या? क्या हुआ? मेंस दे दिए? सीबीटी 1 सीबीटी 2 का हो गया था ना पेपर, तो नहीं दिए थे। कितना कटअप जाएगा सीबीटी 2 में? सबका अलग अलग जाता है। सिविल का कितना जाता है? जोन वाइज जाता है। जोन वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों ना? सिर्फ जोन वाइज जाएगा? हाँ, 30 मार्क्स में? जहां अगर वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा कैंडिडेट, जहां पे वैकेंसी कम है और कैंडिडेट भी कम है, वहां तो और कम जाएगा। ये इस बार का वैकेंसी यहाँ का बहुत कम था ना? कौन सा? मालदा का? अच्छा। कितना अप्रोक्स कटअप कितना जाता है उसमें? 60 के करीब जाता होगा। 60-70 जाता होगा। एवरेज कटअप कितना जाता है? 60-70 जाता होगा। आप बोले 30 पे भी और 60 पे भी, दोनों के? अच्छा। सीबीटी 2 का 2019 में हुआ था ना? सीबीटी 2 का 2019 में। यानी जिसका अगर मान ली कि 60 से 70 के बीच में आ गया तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। अरे वाह, अभी 80 प्लस हो जाएगा तब सिलेक्शन होगा। कोई भी जोन में रहेगा तो 80 प्लस से नीचे आएगा तो नहीं हो पाएगा। वो तो जोन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर 80% है तो सेफ समझिए कि हाँ कोई भी जोन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो आप लोग भरिए भाई, जॉब कर लीजिएगा। सरकारी जॉब में कितना उस समय सैलरी है? कम से कम 1.5 लाख तो होगा ही। हाँ क्या? 50,000 तो होगा मिनिमम। पर टीचर को 50-52 हजार मिल रहा है। अच्छा उस, चलो इसको नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बता देता हूं। ये हो गया? ये नहीं हुआ?
हाँ ठीक है, पीडीएफ तो हम भेज ही देंगे, हम कहां बोले कि नहीं, हम रख के क्या करेंगे पीडीएफ। कल हम में रखे थे कि ये बोर्डवा में रख दिए थे। चलिए फैक्ट वाइज चलते हैं कि जीएसटी को कब लाया गया था हमारे भारत में, 16 में। पूछेगा 3 क्वेश्चन इससे जनरली पूछता है। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुआ था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था? तो 101। कौन सा? 101। और कौन सा बिल था? तो 122वां बिल था। चलिए इसमें हम लेकर के तो आया हूं सब चीज। तो जीएसटी किस पे एडेड है? किसी को बदल दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स जो था उसी को अब किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जीएसटी में। जो वैल्यू एडेड टैक्स समझ गए कि क्या होता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जिस चीज आपने लगाया है, आपने लाभ कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है, आपने कुछ वैल्यू को ऐड किया उस पर टैक्स लग रहा है। तो आपने जो ऐड किया है उस पर सिर्फ टैक्स लगता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, इसको हम वैट कहते हैं। उसी को रिप्लेस करके हमारा जीएसटी में कन्वर्ट किया गया है। तो हिस्ट्री जीएसटी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री को इसी का, जो चीज यहां लिखा हुआ है ना उसको, जो चीज यहां लिखा हुआ है उसको यहां पे डायग्राम में देखिए। बात कर रहे हैं 2006 की। 2006 में सबसे पहले, ऐसे 2001 से ही चर्चा चल रहा था, बात आया कि हम लोग भी अपने देश में जीएसटी रखेंगे। सरकार, कांग्रेस सरकार, हम देखिए सरकार के पक्ष में, अब विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं ट्रिक की क्या हुआ था। डिमांड कर रहे थे कि चलो जीएसटी लाया जाएगा, ओके। बात चलते चलते ये पहुंच गया 2009 में। फर्स्ट बार पेपर इसके बारे में रिलीज हुआ गया कि जीएसटी लाया जाएगा, उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ रिलीज करके कि हाँ इस चीज पर जीएसटी लाया जाएगा। 2009 के बाद 2011 में कहा गया कि चलो पहली बार जीएसटी लाने के लिए वो बिल लेके आए। बिल मतलब प्रस्ताव रखे लोकसभा राज्यसभा में। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। अपोजिशन में कौन था? बीजेपी। बहुत गर्दा अपोजिशन था उनका, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में अपोजिशन थे। तो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, अरे ये तो फ्रांस की निधि है, मतलब जो जीएसटी कहां से लाया गया? फ्रांस से। तो उनका कहना था विदेशी चीज हम पे थोप रहे हैं, जैसे विदेशों ने हम पे, यूरोपियन ने हम पे आकर के अपना चीज थोपा है, वैसा ही चीज ये थोप रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है, जीएसटी उएसटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज करना बिल्कुल गलत है, विदेश की परंपरा हम पे थोपा जा रहा है, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे उनके फाइनेंशियली तौर पे, ऐसे उनका क्लेम था। और उसी क्लेम के कारण पास नहीं हुआ बिल। बहुत हंगामा किए बीजेपी ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ उन्होंने बोला, इतना गंदा गंदा बोला था कि आप सुन के कान पक जाता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ 2011 में, जिसके कारण अमेंडमेंट बिल 115वां आया था, पास नहीं हुआ। 2013 में उसके बाद उनके द्वारा कमेटी बैठाया गया कि ठीक है पास नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बारे में अब जांच करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। उसके लिए 3 हमात्री कमेटी कंस्टिट्यूटेड किया गया, 3 कमेटी बनाई गई थी, और वहां पे 3 कमेटी बनाने के बाद 2013 में 2014 में सोचा गया कि इस पे फिर से लाया जाएगा, लेकिन सरकार पलट गई। 2014 में किसकी सरकार आ गई? बीजेपी की सरकार। अब बीजेपी की सरकार आई, जैसी सरकार आई तो उनका एक नोटेशन छपने लगा, अब हम भारत में एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जिसको कहा जाएगा वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। सब कहा कि अरे वाह ये तो अच्छी बात है, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, और उसका नाम जीएसटी। अब देखिए वो जिसका अपोज कर रहे थे
उसको खाली नाम, खाली उन्होंने कहा कि वन नेशन वन हम टैक्स सिस्टम लेके आ रहे हैं, और वो 2022 में बिल ला दिए कि ये हम कुछ नया लेके आए। भाई पुराना वाला ही था, उसी चीज को बोले नया लेके आए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जो सरकार ये लेके आएगी उसका नामो नाम इतिहास में नाम लिखा जाएगा। इसीलिए बीजेपी कभी होने नहीं दी कि उस टाइम पे वो बिल पास हो। पास कब करवाई? जब हमारा बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत मजबूत गवर्नमेंट बनी थी। ऑपोजिशन बिल्कुल ना के बराबर था, अब कोई अपोजिशन करने वाला नहीं था, अपोजिट करने वाला नहीं था। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या लेके आया, बिल पास आया, लोकसभा से धड़ाधड़ पास, राज्यसभा से भी पास। अरे कहा अब तो खुश कि सबको पास ही पास हो रहा है। अब सब जगह राज्य में भी अब गया, तो क्योंकि जीएसटी को पास करने के लिए पहले तो लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, उसके बाद सब राज्य में जाना था, सब राज्य के विधानसभा से भी पास करवाना था। तो विधानसभा सब राज्य के पास भेज दिया गया, और भेजने के बाद हमारे 3 राज्य सबसे पहले सामने आए, उन्होंने जल्दी जल्दी बिल को पास किया। एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, एक का नाम था सी। ए फॉर असम, बी फॉर बिहार और सी फॉर छत्तीसगढ़। ये तीनों ने लगातार जल्दी जल्दी पास किया था, एक वीक के अंदर में। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, असम के पास गया, 3 दिन में वो पास करके दे दिया अपने विधानसभा से। आया धड़ाधड़ पढ़े कि आज हाँ एकदम ठीक ठाक है, साइन उन करके पास। राज्यपाल के पास चला, राज्यपाल भेज दिया कि हाँ असम से पास हो गया। बिहार वाला ने भी 1 सप्ताह के अंदर भी पास करवा दिया, छत्तीसगढ़ ने भी पास करवा दिया। बाकी धीरे धीरे पास करवा रहे थे, और पास करवाते करवाते टाइम हो गया 2016। 2 साल लगेगा भाई टाइम पास करवाने में, क्योंकि पहले तो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर क्योंकि 3 ही बार हमारी बैठक बैठती है ना। कितनी बार बैठक बैठती है? 3 बार का नाम क्या है? बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू सरकार बीएमडब्ल्यू में बैठती है, ये नहीं बीएमडब्ल्यू का। बी फॉर बजट सेशन, एम फॉर मानसून सेशन, और डब्ल्यू फॉर विंटर सेशन। 3 सेशन चलता है। अब जब सेशन चलेगी तभी तो बैठक होगी, और उस सेशन के चलते में 2014 में 22वां बिल आया था, और 2016 में पास हो गया। तो जैसे ही जब ये हमारा पास हुआ तो ये एक्ट बन गया। 2016 में ये जब पास हुआ तो ये एक्ट बन गया। उस एक्ट का नाम पड़ा 101वां संविधान संशोधन। संविधान में बदला गया संशोधन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 101 सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का नाम दिया गया। तो पूछेगा, अब इसी का नाम संविधान में आ गया, तो पूछेगा कि हमारा जो ये जीएसटी है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? तो 101वां। बिल कौन सा था? 122वां बिल था। बिल 122वां था, 101वां एक्ट बना, क्योंकि ये दोनों में हम समझे नहीं। मान लीजिए कि आपने हम पे बार बार लेटर लिख के बोले कि सर क्लास की संख्या 1.5 घंटा है, आप उसको 2 घंटा कर दीजिए। मान लीजिए आपने कहा, हम खाली सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। तो आप जो लेके आ रहे हो वो बिल है। आपने 10 दिन दिया, 15 दिन दिया, तो 15वां बिल हुआ, 16 बिल हुआ, 16 बार आपने दिया तो 16वां बिल हुआ। लेकिन 17वां बिल में कहा कि यार ये लोग नहीं मानने वाले, मैंने पास कर दिया, कहा कि चलो अब से 2 घंटा क्लास चलेगी। तो जब पास हुआ तो पास हुआ, आपने कितना बार बिल दिया था? 17 बार। 17वां बिल, तो वो बिल था 17 नंबर, पास पहली बार हुआ मेरे द्वारा पास, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हो जाएगा। दूसरा बार पास हुआ तो क्या होगा? सेकेंड अमेंडमेंट। तो आप फिर से बिल लेके आएंगे। अब मान लीजिए आप कहा कि नहीं क्लास अब 2 घंटे है, ठीक है, क्लास अब शाम तक पूरा चलना चाहिए। मान लीजिए आप दूसरा बार लेटर लिख रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो आपने 17 के 18 बार दिया, 19 बार दिया, 20 बार दिया, 23 बार, 24 बार कहे कि हाँ भाई चलो कर देते। तो 24वां आपका बिल था, लेकिन हमने पास कर दिया, तो वो कितना नंबर हो गया? सेकेंड नंबर। पास होने के बाद क्या कहलाता? उतना एक्ट। तो हमारे संविधान में 122 बार कोई चीज आया था, पास कितना बार हुआ? 101 बार। 122 में से कितना बार पास हुआ? 101 बार पास हुआ, इसीलिए इसका नाम 101वां संविधान संशोधन किया गया। यानी बचा जो है वो सब आया था और चला गया, निकल गया, वो उसका वो पास ही नहीं हुआ। तो वैसे चीज का होता है। तो वही ती बात है कि 122वां बिल था और पास हुआ, तो उसको 101वां संविधान संशोधन कहा गया। तो यहां पे देखिए लिखा होगा इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में
is order for the constitutional basis for the introduce of the goods and service tax, the Constitution 122 and amendment bill was introduced in the Parliament 2014. 2014 में इसको लेके आया गया था और जब ये पास हुआ तो कौन सा बिल बना? 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 2016। क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से भारत में आया है? 101वां। कौन सा संशोधन बिल? बिल बोलेगा तो 122। अभी एक है ना वक्त बिल आया है, नाम सुने हैं? वो बिल है, पास नहीं हुआ। जैसे ही पास होगा तो वो एक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे ये पास हो गया तो इसके लिए 3 हमारे संविधान में बदलाव किए गए हैं। पास हुआ था, कितने संविधान में बदलाव हुआ? 3 आर्टिकल नया बनाया गया, 3 आर्टिकल बना। और पूछेगा 3 आर्टिकल कौन कौन से बना है? तो पहला आर्टिकल है आपके सामने 246A, माफ कीजिए 246A पहला। इसमें यह कहा गया कि संसद यानी पार्लियामेंट या राज्य का विधानसभा दोनों इस पे कानून बना सकता है। अगला अगर कोई भी कानून बदलना हो या बनाना हो तो कौन बना सकता है? केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। जब कोई भी चीज पे 2 सरकारें हमारा कानून बनाती है तो उसे कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं, यानी समवर्ती सूची में रखते हैं। किसमें रखते हैं? इसमें लिखा होगा समवर्ती, भाई कहीं लिखा है? हाँ, इस समवर्ती सूची यहां लिखल बा। समवर्ती शक्तियां हैं यानी इसी को कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। यहां भी लिखा हुआ है कंकरेंट लिस्ट, देखिए यहां लिखा हुआ है, तो ये कंकरेंट लिस्ट में इसको डाला गया है, कंकरेंट पावर इसको दिया गया है। यानी कंकरेंट पावर का मतलब कौन बना सकता है? इस पे नियम। अगर कोई आगे नियम बनाना है, कुछ बदलाव ही करना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर सकते। ये कहां लिखा हुआ? 246A में। देखिए जब भी कोई आर्टिकल दिया हो, आर्टिकल कोई भी लिखा हो, 246 है तो ये संविधान में पहले से है, ये आर्टिकल कोई और होगा। अब ए डाल दिए तो ये दूसरा आर्टिकल हो गया। अगर 246 मैंने ए डाला तो ये जो पहले वाला आर्टिकल था उसी का छोटा मोटा कोई है, उसी से रिलेटेड है। लेकिन ए ये डाल दिए तो इस 246 और इसमें ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे कि हम सीक्वेंस में अगर मान लें कि इसको 247 रख देते तो 247 पर कोई पहले से था ना, खसका देना पड़ता तो दिक्कत हो जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके स्टूडेंट को सब बैठा है, 1 से 10 तक बैठा है, कोई एक और बीच में स्टूडेंट आ गया, आप ही के बैच का है, तो 1 से 10 तक हम रील तोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए क्या करेगा, 1 से लेकर तीसरा, मान लें कि तीसरा ए कर दिया। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और उसके बाद कौन होगा? 3A, फिर उसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th, यानी वो भी आपके साथ सीक्वेंस में वो जुड़ गया। बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए उसको हम लिस्ट में शामिल कर दिए, इसीलिए ए जोड़ा जाता है। कैपिटल ए हो तो एक अलग आर्टिकल है, अगर स्मॉल ए हो तो वही आर्टिकल का कुछ ना कुछ भाग है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं 19, अगर ऐसा लिखा हुआ 21A और 21A, इन दोनों में क्या फर्क है? 21 का जो आर्टिकल है उसी से जुड़ा हुआ कौन है? उसी का पार्ट है, ABCD करके लिखा होगा। लेकिन 21A है तो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों अलग अलग है। तो यहां से भी लिखा हुआ 246 आर्टिकल क्या होगा? अलग होगा, उसका मीनिंग अलग होगा, उसका काम अलग होगा। लेकिन 246 एक ए का मतलब क्या हुआ? इसमें हमारा जीएसटी से जुड़ा हुआ है और इसमें कह दिया गया कि हमारा ये काम हमारा क्या बोलते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर सकता है। फिर नेक्स्ट में अगर बात, हाँ बोलिए। क्योंकि 246 उसी से जुड़ा हुआ है, टैक्स से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जीएसटी से नहीं है, टैक्स से जुड़ा हुआ। क्योंकि हमारा 2 तरह का टैक्स होते हैं ना, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ। हाँ, उसी के पैरेलल में लगाया है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक नया चीज लाया है तो उसी के बाजू में रख दिया वो। हाँ, दोनों का अलग अलग, दोनों का मीनिंग ही अलग है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 दोनों अलग अलग चीज है, उसी तरीका से हमारा वो भी अलग अलग चीज है। लेकिन हाँ देखिए, मुद्दा एक चीज हो लेकिन काम अलग अलग हो। मुद्दा ये कहा गया कि हमारा मुद्दा टैक्स से रिलेटेड है, एक बनाया गया। अब टैक्स में अलग अलग चीज का दिया गया तो जीएसटी एक जोड़ दिया गया, तो एक अलग आर्टिकल है।
नेक्स्ट में एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है, जब भी जोड़ा गया, जब भी संविधान संशोधन से जोड़ा जाएगा वो कैपिटल ए से लिखा रहेगा, याद रखिएगा। जब भी कोई संविधान संशोधन से नया जोड़ा जाएगा वो कैपिटल में लिखा रहेगा। जैसे कि ये जुड़ा है ना, जब भी कोई देखेगा ये आर्टिकल तो ये संविधान संशोधन से जुड़ा, बस याद रखना है कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है। 101वां 101वां में कितने संविधान संशोधन में जोड़े गए? 3। पहले कौन था? 246A, दूसरा 269A और 279A। 269A से हमारा जीएसटी लाया गया। यही पूछेगा जीएसटी कौन सा आर्टिकल से आया है, सीधा बोलेगा जीएसटी हमारा कौन सा आर्टिकल से आया है? 269A से, बस वही से। अच्छा, कहीं 246A क्या है? जीएसटी में कोई भी बदलाव करना है तो कौन कर सकता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। वो कहां लिखा गया? 246A में। और 279A में कहा गया जीएसटी काउंसिल के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी में अगर कोई चीज मान ली ऐड करना है, जैसे कहा गया पेट्रोल को जीएसटी में लाना है कि नहीं लाना, वो कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति बैठेंगे? नहीं, उसके लिए कमेटी बना दिया गया। उस कमेटी का नाम क्या है? जीएसटी काउंसिल। इसका नाम क्या है? और जीएसटी काउंसिल में हमारा कितना आर्टिकल में दिया गया है? 279A में 3 आर्टिकल बनाएंगे। मान लीजिए कि आप सरस्वती पूजा करवाना चाहते हैं तो सरस्वती पूजा के लिए कमेटी बनाएंगे ना। ये सरस्वती पूजा में सब लगेगा कि कोई पर्टिकुलर आदमी लगेगा? सब लगाएंगे तो भेड़िया धसान हो जाएगा, हो गया पक्का। इसीलिए कुछ पर्टिकुलर आदमी को चुन लिए कि तुम करना तुम करना तुम करना, इसमें 10 मेंबर को चुन लिए और 10 मेंबर ही डिसीजन लेगा, जो लेगा वही डिसीजन लेगा, बाकी लोग सिर्फ हाँ में हाँ करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ काउंसिल पावर में है। तो ये हमारा क्या होगा? इसीलिए जीएसटी काउंसिल बनाएगा 279। कितने आर्टिकल याद रखना है? 246A। वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारा अगर कोई भी चीज अगर क्या करना है, हमें नया कानून बनाना है अगर जीएसटी से रिलेटेड, तो केंद्र या राज्य दोनों कर सकता है। 269A से जीएसटी को लाया गया है और 279A से जीएसटी काउंसिल को लाया गया। ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कई बार एग्जामिनेशन में, अभी कई बार छोड़ो ना, ये तो अभी ही एग्जामिनेशन में पूछा गया है 279A का, और ये हमेशा न्यूज में रहता है जीएसटी काउंसिल वाला। अब पूछे जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ, तो वही होंगे उसके। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। अब बताता हूं जीएसटी काउंसिल हमारा। अच्छा, अब यहां पे मैंने कुछ बताया था, हाँ अब ये बता रहा हूं कि मैंने बताया था कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। मैंने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बाद में जीएसटी लाया गया। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में डाला गया है ये जानना जरूरी है। ये पूछता है कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारे बहुत टाइप के होते हैं, इसमें से 17 इनडायरेक्ट टैक्स को किस में जोड़ा गया है? जीएसटी में जोड़ा गया। 17 इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन है इंपॉर्टेंट, तो वो देखिए उसका है, यहां पे लिस्ट लाया हूं मैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, क्या सेंट्रल टैक्स, कुछ सेंट्रल टैक्स होते हैं और कुछ क्या होता है? स्टेट टैक्स होता है। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों मिलाकर के 17 टैक्स को हमारा जीएसटी में लाया गया है। तो आपको मेन आपको टैक्स से जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है वो 3 वाला, ऊपर 3 वाला। ज्यादा आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऊपर 3 का याद कर लेंगे। कौन कौन? सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये चीज पे हमारा टैक्स लगता है। ये टैक्स को बदला गया, बाकी वाला नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ये सब हमारा उत्पाद अलग मामले में, औषधि के मामले में होता है, विशेष कोई ऑब्जेक्ट पे होता है, वस्त्र पे लगता है, वो सब चीज अलग अलग चीज पे। बाकी ये 3 को याद रखिएगा। ये टैक्स को, सेंटर के टैक्स को हमारा जीएसटी में लाएगा। 3 सेंटर के टैक्स को, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, इसको भी जीएसटी में लाया गया है। और हमारा कुछ स्टेट के टैक्स होते हैं। स्टेट के टैक्स कौन कौन सा हुआ? जैसे वैट हो गया, परचेस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट टैक्स हो गया, जैसे कि लग्जरी टैक्स हो गया, ड्यूटी टैक्स हो गया, और फॉर्म्स ऑफ द एंट्री टैक्स और टैक्स ऑफ द लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग करते हैं नहीं ना, जो करता उस पे।
मंडी टैक्स को हम चुंगी कर कहते हैं। चुंगी कर समझते हैं? मान लीजिए कि ये राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज के नीचे सब्जी मंडी लगती है ना, तो सब्जी मंडी लगती है तो वहां पे आप सामान लगाएंगे तो आता ना हफ्ता वसूली करने का, ए पैसा दो। नगर पालिका वाला नहीं आता है, नगर पालिका सरकार नहीं है। अच्छा, हफ्ता गुंडा वाला समझ लिए क्या? ना वो हफ्ता नहीं, वो पहले फिल्मों में होता था। वो टैक्स जीएसटी उस समय नहीं था, तब हफ्ता वसूली होता था। अब ये हफ्ता वसूली करने नगर पालिका आती है, डायरी लेकर के आती है, आपका सामान लगा हुआ है टैक्स दो। फिर गाड़ी वहां पे आया है, अच्छा ट्रक आया आपका, ट्रक से इतना सामान उतरा है, ठीक है, ट्रक यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, उसका टैक्स दो। सबका टैक्स लगती है, उसको बोलते हैं चुंगी कर। और अगर मान लीजिए कि आप उसी को चुंगी कर को आगे जाकर टोल टैक्स भी कहते हैं, उसी का दूसरा वर्जन है। टोल टैक्स का नाम सुने होंगे। आप रोड पे जा रहे हैं तो रोडवा का यूज कर रहे हैं ना, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको क्या होगा, उसको टोल टैक्स कहते हैं। हाँ, पैदल रहेगा उसको भी टैक्स लगेगा। आप जब गाड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी खरीदते हैं तो वो टैक्स आपका तो ठीक है गाड़ी खरीदने पे लगा है, गाड़ी आप हवा में थोड़ी रखेंगे, जमीन पे रखेंगे ना, तो जमीन उतना देर तो घेर लिया आप, जमीन आपने उतना दूर तो क्या कर लिया, आप खरीद लिए उतना दूर जमीन, तो उसका भी टैक्स आपको भरना पड़ता है कि गाड़ी को कहीं ना कहीं तो रखेंगे, उसके लिए आप रोड पे रखे हैं तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है कि गाड़ी खाली खरीद लेने से होता है? नहीं, इसको रखने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। आप देखिए, अभी देखिए पॉल्यूशन वाला बन रहा है, तो आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर ठीक है चला, इसके कारण हमारा बहुत सारा क्या ये होता है, हमारा पॉल्यूशन फैलता है, तो उसका टैक्स भरिए ना, तो इसलिए पॉल्यूशन का कार्ड बनता है। 80 रुपया महीना, 80 रुपया एक बार में, तो उस तरह का से जो रहता है वो सब टैक्स आपका, सब चीज का टैक्स है भाई, खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके, सब चीज का टैक्स है। फैनवा पे फैन, एसी, ये सब टैक्स नहीं रहता, क्या बात करते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स रहता है, जो भी विज्ञापन करवाए चाहे उस सब पे टैक्स लगता है। भाई इसी से तो सरकार चलेगी। आप जो जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो पैसा कहां से देगा? यही टैक्स से कलेक्ट करके ना पैसा आपको देगा। आप सोच रहे सब पे टैक्स से ले रहा है, तो पैसा आपका सैलरी बढ़ाने का जो डिमांड करता है तो कहां से देगा? यही से टैक्स जोड़ जोड़ के आपको पैसा देगा वो। आए फॉर्म, हाँ बिल्कुल, फॉर्म भरने का जो टैक्स लगता है उस टैक्स को भरा कहां, वो कहां? देखिए 3 तरह के आपको लिस्ट भी होते हैं। आपका जो पैसा जो होता है, जैसे कि आपने टैक्स भरा, वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाता होगा। वो पैसा भरा जाता है एक फंड में, ठीक है, हमारा जो एक फंड रहता है किसका, सरकार का एक खाता बही है, उस खाता में वो पैसा जमा होता है। तो जो खाता आप जो टैक्स भरते हैं उसका अलग खाता है, और जो आप फॉर्म भरते हैं उसका अलग खाता है। एक इमरजेंसी वाला होता है, मैं पैसा निकाल के कुछ रखे रहते, इमरजेंसी में मान ली कि बाढ़ आ गया, बिहार में मान ली कि बाढ़ आ गया, उसके लिए इमरजेंसी से वो पैसा निकाल के काम करते हैं। पैसा आपका जो फॉर्म भरे उसका पैसा खर्च नहीं होगा, आपने जो टैक्स भरा उसका पैसा खर्च नहीं होगा, जो इमरजेंसी में पैसा रखा हुआ है वो पैसा खर्च होता है। और जो आपने टैक्स भरा उस पैसा को आसानी से कोई नहीं निकाल सकता, उसके लिए बिल लाना पड़ता है कि हम उससे पैसा, जिसको बोलते हैं मनी बिल, नाम सुने, धन विधेयक। तो ये सब जो बिल लाना पड़ता है कि हम उससे पैसा निकालना चाहते हैं, तो कितना निकालेंगे लिखा दीजिए, तब उस पैसा निकाल। तो पैसा निकालना भी आसान नहीं है, पैसा उसमें जमा हो जाएगा आसानी से, लेकिन निकालने के लिए आपको बिल लाना पड़ेगा। हाँ, स्टेट भी, स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा निकालेगा, और स्टेट गवर्नमेंट में बाढ़ आया तो स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं अरे यार उतना उसका नुकसान हो गया है, कुछ हम भी दान दे देते हैं, तो वो भी कुछ निकाल के अपना दान दे देते हैं। लेकिन मैक्सिमम कौन करेगा? स्टेट। जैसे कि अब यहाँ पे मेट्रो बन रहा है, तो मेट्रो तो भारत के अंदर ही है ना, तो सब सेंटर तो पैसा लिया ही है, स्टेट भी पैसा, तो स्टेट अपना कितना, स्टेट साथ 25% मिलाया है, बाकी परसेंट सेंटर मिलाया है, और कुछ 8 से 12% तक मिलाया है ये जापान। जापान जो है, जापान की कंपनी ही बना रही है मेट्रो, L&T के द्वारा बनाया जा रहा है, तो जापान कंपनी भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही है, सेंटर इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा सेंटर इन्वेस्ट कर रहा है, और स्टेट हमारा 25 से 28%। देखिए एक्चुअली भी इससे पहले ही मेट्रो बन जाता, लेकिन सेंटर ना मान रहा था ना स्टेट मान रहा था, जैसी सरकार दोनों की मिली, समझ रहे हैं, तो मानने लगा कि हाँ हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। नहीं तो अगर दोनों में बात बन जाती कि हम इतना परसेंट देंगे, आप इतना परसेंट देंगे, तो आज से 10 साल पहले मेट्रो बन के तैयार हो जाता,
पटना में, लेकिन दोनों में बात ही नहीं चल रहा था। वो बोला कि नहीं हम बस 25% देंगे, बोला कि नहीं हम इतना ही % दे सकते हैं। जैसा ही मिले बात मनवा लिए कि देखिए हम आपके साथ जुड़े हैं, कुछ तो कीजिए। अब मान लीजिए कि सरकार है बीजेपी का और कहीं पे कांग्रेस का राज्य चल रहा है, बात मानेगा दोनों का? नहीं। इसलिए वहां का प्रगति धीरे धीरे होगा, फंड एकदम निश्चित जाएगा। एक्स्ट्रा फंड की डिमांड करेगा, पैसा नहीं है, सेंटर ऐसे ही कहेगा कि पैसा हम कहां से देंगे, अपना से बनवाना चाहते तो बना लो। लेकिन जैसे ही मिली जुली सरकार रहती है, डेवलप होता है। जैसे गुजरात की बात कीजिए, गुजरात में हर चीज नया चीज खुल रहा है। क्यों? सेंटर भी उसी का, स्टेट भी उसी का, और सेंटर का घर भी उसी का, तो बनेगा नहीं वहां पे। ऐसे बिहार का कोई अगर पीएम बन जाए तो देखिए ये क्लासरूम ना डिजिटल हो गया बढ़िया से पूरा एकदम हाई फाई के साथ, तो बताइए सब कुछ बदल जाएगा, रोड चकाचक हो जाएगा भाई, सब कुछ बदल जाएगा। रोड के ऊपर हो सकता है कि आपके घर तक में शेड लगा दिया जाए। जैसे वहां पे जाएंगे ना, गुजरात में हम गए थे 2011 में, 10-11 में गए थे। वहां पे मैंने देखा कि पानी भी पिए थे ना 2-3 दिन का सड़ा हुआ पानी, ऐसा टाइप का। बहुत अजीब मुझे लगा कि यार कितना बदतर वाला टाइप का है। लेकिन जब हम उस समय तो बच्चे ही थे, लेकिन गए थे तो हमको अजीब लगा था। लेकिन 2017-18 में गए, वहां का बस स्टैंड पटना के एयरपोर्ट से भी शानदार था भाई। मैंने कहा ये चेंज कैसे हुआ? जो वहां पे बस पे गड्ढा गड्ढा था, गुजरात बहुत बेकार जगह था। लेकिन जैसी सरकार बना उसके बाद वहां का बस स्टैंड पटना का, अगर एयरपोर्ट देख लीजिएगा ना, कहिएगा कि यार ये तो कुछ नहीं वहां के बस स्टैंड का। वहां बस स्टैंड का चलने के, बस का चलने के लिए अलग रोड है। हम लोग जो रोड से चल रहे हैं वो ठीक है, बस का चलने के लिए एक अलग रोड बना दिया है। उस पर सिर्फ वो बस जाएगा, उस पर सिर्फ बैठना। और कौन सा गवर्नमेंट का बस उस पर चलता है, बहुत कम किराया में चलता है। हाँ लेन लेन रोड, भाई रोड तो है, उसी के लिए लेन अलग बना दिया, सिर्फ वही बस जाएगा। बताइए यहां ऐसा बना दे तो हो जाएगा फिर कल्याण। खैर बदलाव होता है। देखिए ये सब तो टैक्स में जोड़ा गया, लेकिन आप पूछेगा जीएसटी में किसको नहीं जोड़ा गया? ये सब जीएसटी में नहीं है। अब कहो कि अरे क्यों नहीं जोड़ दिया? जोड़ दिया रहता। सिंपल से एक कहानी की बात बताता हूं। आपने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, अच्छा मान लीजिए कि एक पर्सन है, कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन वो टैक्स का चोरी कर लिया। टैक्स चोरी करते हैं ना सब, अपना आइडेंटिटी नहीं बताते। पहले ऐसे होता था, मान लीजिए कि मैं टीचर हूं और मैं किताब भी रखता हूं बच्चे लोग को, तो देखता था कि मैं टीचिंग कराऊंगा तो वो कौन सा टैक्स है, वो कौन सा काम है, ये मैंने दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। और किताब बेच रहा हूं, वो कौन सा है, वो गुड्स का है। ठीक है, तो मैंने पता चला कि अरे यार किताब बेचने और सर्विस मतलब पढ़ाने वाले में, दोनों में का टैक्स का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, किताब बेचने का मान लें कि 28% 30% ले रहा है, और पढ़ाने का 10% ले रहा है। तो जैसे ही आएगा टैक्स वाला, तुम कहे कि अरे हम तो किताब थोड़ी बेचते हैं, तो बच्चे लोग को मदद के लिए देते हैं, हम तो सिर्फ मेन काम है पढ़ाना। तो आपका टैक्स किस नाम पे कटेगा? सिर्फ पढ़ाने के नाम पे। लेकिन जिस दिन अगर हो गया कि पढ़ाने वाला पे जरा टैक्स और किताब बेचने वाला पे कम, तो उस दिन कहे हम पढ़ाते थोड़ी है, बच्चे लोग तो यहाँ किताब लेने आते, बस थोड़ा मोड़ा कभी कभी हिंट दे देते, हो गया। तो आपका दुकान के नाम पे बने। तो वैसे ही टैक्स चोरी होता था पहले, लेकिन उससे कहा गया नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है, जीएसटी लाओ, देश एक टैक्स एक सिस्टम, सब उसी में लपेटे में आ गया। तो पढ़ाओ चाहे किताब बेचो, लो सबका 18% का 18% ही रहेगा। तो इस तरीका से कोई बच नहीं सकता। वही तरीका था अगर कोई मान टैक्स चुराता है, तो सरकार ने कहा कि चलो टैक्स चुराने दो, आएगा जाएगा तो ट्रेन में से गाड़ी से ही जाएगा ना, और गाड़ी में तो पेट्रोल तो भरवाएगा ही। तो लो अगर वो टैक्स बचा रहा है तो टैक्स उससे हम डायरेक्ट लेते हैं। देखिए कोई भी तेल अरब से आता है या कतर से आता है, हम लोग के पास इंडिया में तेल आता है, तेल का कीमत मुश्किल से वो कितना 20 से 22 रुपए पर लीटर देते हैं वो तेल। हमें उन लोगों को गैलन एथी में मिलता है, हमारा बैरल में मिलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लीटर की बात करें, 20 से 22 रुपए लीटर होता है कच्चा तेल का। उसको रिफाइन करने में मुश्किल से 46 से 47 रुपया पड़ जाता है। यानी 1 लीटर तेल का कीमत मान लीजिए 50 रुपए, ठीक है, 1 लीटर तेल का कीमत 50 रुपया मैक्सिमम, पूरा सब खर्च लेकर के 50 रुपया रहता है। उसके बाद अब सरकार कहती है चलो इस पे 100% टैक्स लगा दो या 150% टैक्स लगा दो।
अब 100% टैक्स लगा दिए तो 50 रुपया कीमत, अब 50 रुपया और टैक्स लग गया, कितना हुआ 100 रुपए। उस तेल का कीमत 100 रुपए, अब 100 रुपए कीमत हो गया तो अब 100 रुपया में आप लीजिए। लेकिन जीएसटी रहता तो मैक्सिमम कितना रुपए, 28 रुपया ही लगता, 28% ही लगता। लेकिन जीएसटी नहीं है तो अब जितना मन चाहे उतना वो टैक्स इंक्लूड कर सकता है। इसके अनुसार से वो कौन, राज्य पैसा कमाएगा। अगर हमारे राज्य को मतलब है कि नहीं हम 110% टैक्स लगाएंगे तो उस चीज का कीमत हमारा 105 रुपए तक का कभी हो जाएगा। अगर हम कहें कि नहीं हम सिर्फ 100% टैक्स लगाएंगे तो 100 रुपए कीमत होगा। तो इसलिए हर राज्य में पेट्रोल का कीमत अलग अलग होता है, राज्य वो जैसा लगाता है, राज्य जैसा लगाएगा वैसा टैक्स होगा। तो इसीलिए पेट्रोल पे, पेट्रोल उत्पादों पर वैट, हमारा ये वैट लगता है, इस पे हमारा जीएसटी के नहीं इंक्लूड किया गया है। सीमा शुल्क पे, मोटर वाहन कार पे, स्टाम्प शुल्क पे, ये सब हमारे जोड़ा नहीं गया है। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया हूं कि ये सब चीज पे हमारा टैक्स से एक्सपेंडेड है फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है किसको जीएसटी में हमारा इंक्लूड नहीं किया, तो एक याद रखिएगा पेट्रोलियम पर, दूसरा खंभा, समझ रहे हैं ना, हाँ उस पे नहीं रखता है क्योंकि खंभा पे लगा दिया तो फिर दिक्कत है, उसको कमाएगा कैसे, खंभा पे टैक्स नहीं लगता। और तीसरा में क्या करें, स्टैम्प ड्यूटी। ये तीनों बार बार क्वेश्चन पूछता है, लिक्वर पे, पेट्रोलियम पे और स्टैंप पर, ये तीनों पर हमारा टैक्स जीएसटी में नहीं है। ये तीनों खाली याद रखिएगा, स्टैंप बाकी को भूल भी जाए क्योंकि वो सब उतना डिटेल्स में नहीं पूछता है। स्टैंप वाला पूछता है, पेट्रोलियम पे पूछता है, टोबैको और प्रोडक्ट जो भी हमारा सब पे स्टैंप, स्टैंप समझते हैं। हाँ अरे भाई जमीनवा लिखवाते हैं ना तो स्टैंप पेपर नहीं होता है, हाँ तो और कुछ और भी कोई होता है क्या, तो वो भी तो वही है, उसी के अंडर में आता है। वो छोटा चीज है, वो वाला बड़ा चीज है, और जमीन लेंगे तो और बड़ा चीज है। स्टैंप स्टैंप होता है, स्टैंप मतलब सरकार का एक, हाँ सब उसी के अंडर में है, लेकिन जिसकी कम वैल्यू, कम स्टैंप। मान ली कि आपने एक चिट्ठी को आप सिर्फ एक हम मान्यता देने वाले हैं तो छोटा स्टैंप लगेगा। उस चिट्ठी आपका क्या हुआ, वो चिट्ठी जो है ना अप्रूवल हो गया, तो वो अप्रूवल के लिए एक स्टैंप लगता है 5 रुपया का, 10 रुपया का। आप जितना ज्यादा, अगर 50 रुपया का लगेगा तो जल्दी फास्ट होगा, जल्दी जाएगा। हाँ स्पीड नहीं, हाँ स्पीड पोस्ट भी वो जल्दी जाएगा। और एक छोटा सा एक जमीन का लिए तो जमीन का अलग अलग होता है। आप रूम रेंट पे ले रहे हैं तो उसका स्टैंप अलग अलग होता है। अगर स्टैंप की जितना ज्यादा रहेगा वैल्यू, उतना ज्यादा वैल्यू उसके बढ़ेगा। मान ली कि हमने जमीन पर स्टैंप 1 लाख रुपया का लगा दिया, तो कहा कि भाई इसका जल्दी जल्दी कीमत बढ़ने वाला है। वो देख के समझ जाते हैं कि इसका कीमत जल्दी बढ़ने वाला है, इसको जल्दी अपने पास रखो या किसी को डील करो, वो सब ज्यादा रहता है। कम स्टैंप वाला है तो कम वैल्यू है, जैसा आप स्टैंप वैल्यू लगवा देंगे वैसा बढ़ेगा। रोड वाला के किनारे वाला स्टैंप वैल्यू बहुत ज्यादा ज्यादा रहेगा, और चौड़ वाला, खेत वाला, चौड़ वाला समझते हैं ना, बीच वाला टाल वाला जहां पे कोई पानी उनी जम जाता है, खेतियों नहीं होता है, तो वैसा वाला एरिया का स्टैंप वैल्यू बहुत कम रहता है। तो वही स्टाम्प का रहता है, तो उस पे आपका नहीं लगाया गया है क्योंकि उसी से तो सरकार पैसा कमाएगी। 3 चीज से सरकार ज्यादा पैसा कमाती है, एक खंभा, पेट्रोल और स्टैंप। इसी के चोरी किए थे ना, कौन, तेलगी, तेलगी का नाम सुने, तो इसी स्टैंप का चोरी किए थे वो, नकली स्टैंप बना करके। खैर चलिए ये सब टैक्स के बारे में। अब हम जीएसटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। हाँ कितने स्लैब है इसमें, 5 स्लैब है। जीएसटी के लिए 5 स्लैब दिया गया कि किसको किस जीएसटी के अंदर रखा जाएगा। जैसे कि आप कोई भी खाने वाले चीज है, कोई भी चीज खा रहे हैं आप, जैसे अनाज, चावल, उस पर 0% जीएसटी है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। फार्मर वाले पे चीज पे जो भी आप खा रहे हैं उसको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप चावल तो है, लेकिन आपने उसको सील पैक करवा दिया, एक पैकेट बना के डिजाइन विजाइन मार के बेच दिए, तब उस पर आपको टैक्स लगेगा 12%। हाँ 12% टैक्स। हाँ फूड प्रोसेसिंग किए, तो यही देखिए फूड का प्रोसेसिंग किए तो उसका टैक्स लग गया। आप वही अमरूद ऐसा ही खा रहे, ठीक है 0% टैक्स, लेकिन अमरूद में देखते हैं दुकान पे या क्या बोलते हैं, स्टिकर चिपका दिया, हल्का सा रैप कर दिया, हो गया 12% टैक्स दो।
हाँ तो भी हाँ प्रोसेसिंग करने का, हाँ वो भी हो गया। प्रोसेसिंग करके मान लीजिए कि आप चावल को पका करके बिरयानी बना करके वो करके दे रहे तो भी उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, कुछ टैक्स है हमारा मास कंजप्शन आइटम्स लाइक स्पाइसेस एंड द मस्टर्ड ऑयल। स्पाइस और मस्टर्ड ऑयल है, उस पर हमारा टैक्स लगता है। आप जो भी खा रहे हैं, जैसे नॉर्मल ग्रेन्स है जो खा रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन हमारा मस्टर्ड ऑयल सब पे आपका टैक्स लगता है। लेकिन वही चीज को आप पैक कर दिए, अगर तेल ही है, सरसों का तेल है, उस पर 5% टैक्स लग रहा है, लेकिन आप बैटरी ऑफ है, एक मिनट एक मिनट। अब आ रहा है आवाज? अभी नहीं आ रहा है? अरे अपन तो क्या बता रहा था। देखिए, ये वैट वाला में जो था, वैट वाला में जो था आपका 10% टैक्स जुड़ा है, ठीक है। 10% के बाद यहां पे कितना, 4 14 हो गया, और 14 के बाद यहां पे कितना हुआ, 3 रुपया 6 पैसा। 14 3 14 के करीब 4 18 रुपया, तो वही 18 रुपया जुड़ा है, 18%। हाँ, जीएसटी मैंने कहा ना कि वैट को ही जीएसटी नाम दिया गया है। मकसद था कि क्योंकि वैट हमारा कोई कोई चीज पे लगता था, और बाकी वाला पे कौन सा सिस्टम लगता था, वो वाला कास्केड वाला। मैक्सिमम चीज पे कास्केड था, कोई कोई चीज पे वैट था, मात्र 3 से 4 चीजों पे। तो उसने सोचा क्यों ना उसी चीज को सबको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। हाँ हाँ, वैट के अंदर में डाल दिया और उसका नाम चेंज करके जीएसटी रख दिया। वही तो हम बोल रहे हैं कि जीएसटी का ही उसका वर्जन दे दिया। अब देखिए इसमें हमारा वैट में कितना जोड़ा था, लाइफ से करीब 17 रुपया, और वही चीज को 18 रुपया में कर दिया कि अब 18 रुपया आपका जुड़ेगा, तो डायरेक्ट लास्ट में वो जोड़ दिया। तो इसी तरीका से हर को 18% ऐसे करके जोड़ दिया गया है, या फिर वो रखा गया। कहां गया भाई साहब, आ जाओ 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 जाओ। हाँ, ये आप टूथपेस्ट लेके, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन लेंगे तो देते हैं ना 18 रुपया, 18%। यानी आपका कीमत है मोबाइल का 1000 रुपया, तो बोलेगा कि इसका 18% यानी करीब से करीब कितना रुपया, 180 रुपया आपको देना पड़ेगा। माने कि आपने मोबाइल आज खरीदा और कल कहा कि नहीं मोबाइल हमको नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट वॉच है, तो 180 रुपया छोड़ेगा नहीं। हम तो जो सामान बेच दिए थे, ठीक है, हम आपका 1000 रुपया ले लेते, लेकिन 180 रुपया आपका वो हमको सरकार को देना पड़ेगा इस। हाँ, तो उसे 180 रुपया वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो ले ही लेगा। वही चीज होता है। अब 28% व्हाइट गुड्स एंड कार्स पर जो भी 28% लगता है। अब नहीं तो कोई भी लग्जरी आइटम है, मान लीजिए कार, जरूरत क्या है, जब पैदल भी ट्रेन बनाया गया है, जरूरत क्या, आपके पास साइकिल भी हो सकता है या पैदल भी जा सकते हैं, कार तो शौक के लिए लेते हैं। तो कार जो ले लिया वो लग्जरी चीज है। चाहे मान लीजिए कि आपने डायमंड खरीदा, क्या जरूरत है, डायमंड के बिना भी तो जिंदगी चलता है ना, खा पी रहे हैं, डायमंड तो दिखाने के लिए है, तो लग्जरी चीज है, 28% टैक्स दो। टोबैको, उसकी कोई जरूरत है?
लेकिन तब भी लेते हैं। 28% टैक्स है। उसके बाद पान मसाला, बताओ। अब देखिए जुआ केसरी समझ ही रहे होंगे, तो उस पे भी है। अब उसके बाद हमारा एरिएटेड ड्रिंक्स, जिसको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, कुछ भी लो, वो 28% ही। तो वो सब चीज जो लग्जरी चीज है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो अगर आपको सिंपल लाइफ जीना है, एकदम सिंपल, ये वाला डेटा देख लीजिए, इसमें कौन कौन आता है, उसका यूज मत कीजिए। एकदम सिंपल लाइफ आप जी सकते हैं, ना कोई टेंशन, ना कोई कुछ भी। 28% ना टैक्स देना पड़ेगा, और ना आप लग्जरी चीज से बच के भी रहेंगे, आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। तो ये सब हमारा 0, 5, 12 और 18 और 28 यही हमारा बनाया गया है इसमें। लेकिन कई बार तरह से अब कोई भी चीज, जैसे स्मार्टफोन है, उसको यहां से यहां बदलना है। हाँ, क्या चीज का क्या लग गया था? नहीं, व्हाइट गुड्स का मतलब कलर व्हाइट नहीं। हे भगवान, एक होता है ना व्हाइट कॉलर वाला इंसान और एक ब्लैक कॉलर वाला इंसान, तो क्या व्हाइट कॉलर पहन के घूमेगा? व्हाइट कॉलर का मतलब जो साफ सुथरा इंसान है, जो हमेशा टैक्स पे करता है, सीधा साधा इंसान है। ब्लैक कॉलर वाला क्या रहता है, मतलब डॉन, समझ रहे हैं ना, कि आगे से कुछ और पीछे से कोई और। तो यही चीज बोला कि व्हाइट गुड्स कार्ड्स का मतलब क्या, आने का मतलब वैसा चीज जो कि आपको सामने जो वैल्यू रखा गया, जो इंडिया का प्रोडक्ट्स है उसके लिए, और ये लग्जरी का मतलब जो विदेशी प्रोडक्ट्स है उसके लिए। अगर मैं सिंपल बता रहा हूं, स्मार्टफोन है, उसको 18% से सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, उसको हम 28% अब लेंगे। बदलेगा कौन? 279A के अंदर में जो काउंसिल आता है, वो जीएसटी काउंसिल, इसको इसमें रखना है या लग्जरी कार को हटा देना है, या स्मार्टफोन पे कोई टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या आप जो फूड ग्रेन्स खा रहे हो उस पे हमारा 5% टैक्स लगेगा कि नहीं। आपने अभी सुना होगा कि एक मक्का लीजिए, मक्का ऐसे ही खाइए तो 0% टैक्स। मक्का को ऐसे फुला दीजिए और बना दीजिए पॉपकॉर्न, रोड पे पॉपकॉर्न जो मिल जाए उसके 5% टैक्स। लेकिन उस पॉपकॉर्न में आपने मसाला मिला दिया तो 12% टैक्स। लेकिन मसाला के साथ आपने शुगर मिला दिया, एकदम बहुत क्या मतलब बहुत अच्छा तरह स्पाइसी, तो आपको 18% टैक्स। लीजिए, वही मक्का का अगर रोड पे खाए तो कोई टैक्स नहीं। अगर मक्का को आपने बना दिया पॉपकॉर्न तो 5%, उसमें मसाला जोड़ दिया तो 12%, और मसाला के साथ आपने शुगर जोड़ दिया तो 18%। लीजिए, तो समझ के खाइएगा। वही चीज सबका अलग अलग होता है टैक्स का सिस्टम। हाँ, शेष का मतलब होता है, शेष का मतलब जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में कोई सामान इंपोर्ट होता है तो उस पर एक टैक्स लगता है। टैरिफ समझते हैं, टैरिफ, वही शेष वाला जोड़ के बोल रहे हैं। हाँ, चल रहा है वो चीज, हाँ वही वाला, तो उसी को शेष माला में जोड़ा है। अब देखिए हमारा जीएसटी काउंसिल होता है। जीएसटी काउंसिल कौन सा आर्टिकल से है? 279A। जीएसटी काउंसिल में दो तरह की हमारी सरकारें होती है, कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कितना दिया? 1/3 पावर दिया, वेट, यानी 33% पावर दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट को 67% पावर दिया। मान लीजिए कि अगर टोटल मिल जाए पूरा स्टेट और बोले कि हम जीएसटी को खत्म करना चाहते हैं, नहीं होगा, क्योंकि खत्म करने के लिए या कोई चीज बदलाव करने के लिए 75% होना चाहिए। कितने परसेंट होना चाहिए? कितने परसेंट होना चाहिए मेजोरिटी? देखिए यहां 3/4 दिया है, कितना परसेंट? 75% होना चाहिए। अगर सब स्टेट मिल जाएगा तो स्टेट मिलेगा तो कितना परसेंट होगा? 67% होगा ना। तब तो दिक्कत होगा, सब स्टेट मिलकर भी जीएसटी को चेंज नहीं कर सकता। और सब अगर पूरा यूनियन मिल जाए, मतलब सेंटर खाली मिल जाए, सेंटर के लोकसभा राज्यसभा मिलकर बोले कि जीएसटी को बदलना चाहते हैं, वो कितना परसेंट उनके पास पावर है? 33%। सेंटर बदल देगा अकेला? नहीं। राज्य अकेला बदल देगा? नहीं। दोनों मिलेगा तभी हमारा बदल सकता है, इसलिए वैल्यू 75%। और ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो जीएसटी काउंसिल में यूनियन का पावर कितना है, परसेंट पे पूछेगा तो 33, या ऐसे पूछा तो 1/3, स्टेट का 2/3 यानी 67। अगर टोटल अगर मेजोरिटी लाना है, इसमें मेजोरिटी की बात करते हैं तो 3/4 यानी 75% होना चाहिए। अच्छा, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर रहते हैं? तो मेंबर याद है कि चेयरपर्सन कौन रहेंगे? जो फाइनेंस मिनिस्टर है।
और साथ में उनका मेंबर में कौन रहेंगे, हमारा 28 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर। राज्य के अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ना, वो चीज। और साथ में यूनियन टेरिटरी कितना, 6 में से सिर्फ 3 राज्यों के यूनियन टेरिटरी। 3 में कौन कौन, 3 राज्य का कौन, 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन है, एक होगा पौंडीचेरी, दूसरा दिल्ली और तीसरा चंडीगढ़। यही हमारा 3 राज्यों के हमारे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। 3 यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी 28 कितने हो गए, 28 राज्यों के 28 और प्लस 3 कितने हुए, 31। और एक होंगे फाइनेंस मिनिस्टर 32 और उनके साथ एक एजुकेटिव होते हैं 33। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 33। कितने मेंबर होते हैं, जीएसटी में पूछेगा कितने मेंबर होंगे, 33। तो 33 मेंबर होंगे, तो आप रट लीजिएगा। अब हमारा पूछेगा इसके चेयरपर्सन अभी कौन है, तो सीधा जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे उनका नाम टिक कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगले ही दिन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाए। इलेक्शन कैसे होगा, वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट। अगर मान के कि अमित शाह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं और निर्मला सीतारमण को बनाते हैं चलिए गृह मंत्री, बदल सकते हैं, उनकी मर्जी है, तुरंत बदल देंगे तो हो जाएगा। तो ये नहीं कि निर्मला सीतारमण खाली रट के जाइएगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनका बदल नहीं सकते हैं, अपना टीम का है भाई। अरे मान लीजिए कि क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट में 11 टीम होता है, जिसको ओपनिंग करने का मन करेगा, नहीं यार आज विराट कोहली ओपनिंग करने जाएंगे, उनका मन है, कहे कि नहीं विराट कोहली को आज लास्ट में भेजते हैं, रुक जाओ, तो उनका मर्जी है, वो भेज सकते हैं। आज विराट कोहली से ओपनिंग बॉलिंग करवाते हैं, उनका मर्जी है, करवा सकते हैं। वैसी टीम हमारा बीजेपी का है, जिसको दे देगा उससे काम चलेगा। चलिए आपका जीएसटी कौन सा टाइम हो गया क्या, ठीक है। तो ये था आपका जीएसटी वाला। अच्छा इसमें से कुछ पूछना है, हाँ आप बताता हूँ, वही वाला, वही चीज तो बोल रहा था कि हमको एक चीज भूल रहा हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। वही हाँ ये वाला। जीएसटी हमारे 4 तरह से होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी। एक होता है सीजीएसटी, मतलब कौन लगाता है उस पे, इंटर स्टेट एंड द इंट्रा यूटी ट्रांजेक्शन, जिसको एप्लीकेबल इस पे लगेगा। जो भी हमारे स्टेट के अंदर जितने भी राज्य हो गए, जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं, सब पे लगेगा। और कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया। जब भी आपके मोबाइल खरीद रहे हैं कुछ पे तो सीजीएसटी लिखा हुआ है, तो सेंटर के द्वारा लगाया गया। अच्छा बेनिफिट किसको होगा, वो पैसा किसके पास जाएगा, सेंटर के पास। उसी तरीका से अगर आपका स्टेट एसजीएसटी लगा हुआ है इंटर स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और हमारा कंकरेंट स्टेट पे जाती है। कंकरेंट स्टेट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है। मान लीजिए हम ये पेन बिहार ने बनाया, ये बिकने गया यूपी में, यूपी के आदमी इसको, हम इस पे 18% मैंने टैक्स लगाया, यूपी के आदमी इसको खरीदे, टैक्स भरेंगे, वो पैसा किसके पास जाएगा, मेरे पास। हमने बनाया था, हमने वहां भेजा, तो वो पैसा हमारे पास आएगा। और अगर मान लीजिए कि यूपी का कोई चीज यहां आया, हमने उसको खरीदा, हमने उस पर टैक्स दिया, तो पैसा किसके पास जाएगा, यूपी के पास। ओके तो ये सब चीज होता है यहां पर। तो उसी तरीका से यहां पे अगर यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी वाला जो होता है वो चीज हो गया, और साथ में आईजीएसटी का मतलब इंटर स्टेट वाला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे लगाता है, इंटर स्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई 2 राज्यों के बीच में ऐसा चल रहा है तो उस पर जो टैक्स लगाते हैं वो चीज, जैसे कि नदियों पर टैक्स लगा देते, पानी के, नदी के पानी नहीं होता है, नदी के पानी जो होता है ना, सिंचाई, तो बिजली, तब बिजली खाली एक के राज्य में नहीं होता, उस राज्य में अगर कन्वर्ट होगा इससे इसमें, तो कहा कि भाई उस पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स तो भाई टैक्स ही लगता है, दुनिया खाली टैक्से पे चल रही है। हाँ स्लाइड, हाँ अच्छा देखिए, ये देखिए सिंपल सा ये पूछ रहे हैं। देखिए हम मान लीजिए कि 18% आपको टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है, तो उसमें एक रहता सीजीएसटी और एक रहेगा एसजीएसटी। अब इसमें से 18 में से 9% इनके पास जाएगा और 9% इनके पास जाएगा। अब ये 9% जो है 18 में से आपको 18 18 2 बार नहीं लगेगा भाई, ये तो भाई बिक ही जाएंगे हम लोग।
आपको 18% है तो 9 उनके पास जाएगा, 9 उनके पास जाएगा। ये 9 पैसा कौन रखेगा? स्टेट तो रख लिया। ये 9 रुपया जो है सेंटर के पास गया, और सेंटर फिर बाद में अगले महीने सबको फिर बांट देती है। सब राज्यों को सिर्फ क्या कर देगी? बांट देगी। अब कैसे बांटेगी? अब आपका मान लें कि बिहार में मेट्रो बन रहा है, और गुजरात में मान लें कि बिहार में मेट्रो बन रहा है, झारखंड में कुछ नहीं बन रहा है। सबको पैसा सेम से मिलने वाला है, लेकिन बिहार ने कहा हमारे पास मेट्रो बन रहा है, बहुत खर्च हो जाएगा, हमको पैसा ज्यादा चाहिए, तो वो पैसा यहां पर थोड़ा ज्यादा बना के देती है, और उनको पैसा थोड़ा जितना मिलना था उतना ही मिलेगा। तो इससे पैसा हमारा फिर बढ़ जाता है। वो सेंटर क्या करेगा? सेंटर तो वही पैसा बांटता है सब राज्यों में, हर, और वही पैसा का आपका जो बच्चा है, कुछ हिस्सों पे पैसा बढ़ाना, क्या सरकार के जॉब जो करने वाले उनको में बढ़ जाता है, और नहीं तो फिर राज्य को दे देते हैं, राज्य में हमारा बढ़ता है, राज्य में से काम चलता है, उसको बढ़ जाता है। सेंटर पैसा रखता इसलिए है क्योंकि हमारा कंट्रोल रहे, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसा गवर्नमेंट सिस्टम? सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब सौ पावर को एक जगह रखा है, और जब हमारा क्या होती है नॉर्मल सिचुएशन में डिसेंट्रलाइज है, सब अपना अपना राज्य करता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई मुद्दा आ गया, जैसे कि कोई हमला करने वाला है, राज्य कोई नहीं रहेगा, सब कौन रहेगा? अकेला सेंटर। इमरजेंसी आ गया, राज्य कोई नहीं, जैसे कि पेंडेमिक आ गया था, कोई राज्य की वैल्यू नहीं थी, ओनली कौन? सेंटर निर्णय लेता था, कब लॉकडाउन लगेगा, कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, उसमें राज्य चुपचाप, राज्य में कोई चीज नहीं होता, सिर्फ सेंटर में चल रहा था। वही चीज होता है जब अगर पैसा बांटने की बात है, तो हमारा सेंट्रल जीएसटी के अकॉर्डिंग जितना पैसा आता है वो फिर बराबर बराबर रकम में बांट जाता है। हाँ, वही चीज, वो पैसा मिलता है, हर स्टेट को मिलता है, जिसका डिमांड जैसा रहता है वैसा मिलता है। आगे फिर जीएसटी से रिलेटेड अब एक और चीज बच गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें नहीं बढ़ता, वैसा नहीं बढ़ता है। अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, आप वहां पे सामान खरीदें, तो उस पर कौन लगा? यूटी जीएसटी और सी जीएसटी। आप इस स्टेट में रहते हैं तो आपको कौन लगेगा? एक सी जीएसटी और आपको एस जीएसटी। ये वाला आई वाला, जब दो स्टेट के बीच में रिलेशन वाले हो, जैसे कि कोई एग्जांपल में, जैसे कि मान लीजिए कि बिजली का वाला हो गया, तो बिजली वाला हो गया, तो बिजली वाला यहां बनता है, वहां भी उपयोग होता है, तो उसमें जो टैक्स कलेक्ट होता है, तो टैक्स कलेक्ट हुआ तो उस पर क्या लगा? आईजीएसटी लगा, और साथ में कौन लगेगा? सीजीएसटी। तो आईजीएसटी के हिसाब से दोनों राज्यों को बढ़ जाएगा, जैसे कि इसमें 9, इसमें 9, ये 9 9 फिर बढ़ जाएगा, 4 और 4, आधा उस राज्य को, आधा उस राज्य को, और 9 किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। वैसे करके जाता है पैसा। तो आप खुद देखिए ना, कभी बिल लिए है ना, बिल पे गौर पे देखिएगा, लिखा रहेगा सीजीएसटी लिखा रहेगा, एसजीएसटी लिखा रहेगा, 9 9 18, ऐसा करके दिया। आप रेस्टोरेंट में जाइए एक बार, एक दिन ऐसे ही किसी का बिल निकाल के देख लीजिएगा कि देखो कैसा देता, तो पता चल जाएगा कि कैसे लगाते हैं उससे चीज। अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहता तो एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? यूटी जीएसटी रहेगा। दिल्ली में जाएंगे तो वहां एसजीएसटी नहीं रहता, कौन होता? यूटी जीएसटी रहेगा। ओके, चलिए अब इसको मैं सेव कर देता हूं। ये लीजिए।